नमस्कार, आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब को हृदय से बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ। कल डॉक्टर हरीश नवल साहब का 75वां जन्मदिवस है। आज उनके जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर मैं किरणबाला किरण, मेवाड़, झीलों की नगरी उदयपुर से अवतरण दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ, स्वस्ति कामनाएँ प्रेषित करती हूँ। मैं आपके शुभ स्वास्थ्य एवं चिरायु रहने की मंगल कामनाएँ करती हूँ। हिंदी साहित्य जगत में आपके यश में सदैव श्रीवृद्धि होती रहे। आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता रहे। ऐसी अशेष कोटिशः शुभकामनाएँ मैं व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब के लिए क्या कहें? जितना कहेंगे उतना कम ही रहेगा। आप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त आपको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मीडिया का आप जाना-माना चेहरा हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रणव रॉय और विनोद दुआ जी की स्क्रिप्ट आप लिखा करते थे। बहुत प्रणाम करते हैं आपकी विद्वत्ता को और आप इतने विद्वान और मनीषी होकर भी कितने सहज, सरल, सुमधुर व्यक्तित्व को धारण करते हैं, यह आभास तब हुआ जब माँ भारती कविता महायज्ञ का आयोजन हुआ। उस आयोजन की तैयारी की मीटिंग में आपसे जब संवाद स्थापित हुआ, तब लगा कि बहुत ऊपर उठा हुआ व्यक्ति इतना विनम्र भी हो सकता है। विनम्रता आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। मैंने कई बार डॉक्टर हरीश नवल साहब का नाम सुना था, पर कभी ये सोचा नहीं था कि आपसे मिलना भी होगा। माँ भारती कविता महायज्ञ के विश्व कीर्तिमान स्थापित कर लेने के पश्चात जब दिल्ली में उसका सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया था, तब हमारा मिलना हुआ। देखिए, आपसे मिलना भी कैसे हुआ। यह कार्यक्रम था 5 अक्टूबर 2021 को और तय ये हुआ था कि हमारी कोर कमेटी के सभी सदस्य, आदरणीय नरेश जी और माँ भारती कविता महायज्ञ के समस्त पदाधिकारी एक दिन पूर्व अर्थात 4 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और उस दिन पूरा दिन हम सब साथ रहेंगे, किसी गोष्ठी का आयोजन करेंगे और दूसरे दिन 5 अक्टूबर को हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। क्योंकि सब लोग यहाँ इस माँ भारती कविता महायज्ञ के विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पश्चात पहली बार मिल रहे थे और देखिए कितने कमाल की बात है कि जिन लोगों ने मिलकर के विश्व कीर्तिमान बनाया, जिन्होंने कभी एक दूसरे का नाम नहीं सुना, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, सबको मिलाने वाली एक ही कड़ी थी, नरेश चंद्र जोशी जी। विशेष बात तो मेरे लिए तो यह रही कि मैं कभी इससे पूर्व नरेश चंद्र जी से भी नहीं मिली थी और केवल पटल के माध्यम से ही संवाद स्थापित हुआ। हाँ, तो यही इसी प्रकार नवल साहब से भी यहाँ मिलना हुआ। हाँ, तो हम सब जैसे कि तय हुआ था कि 4 अक्टूबर की सुबह को दिल्ली पहुँच जाएँगे, हम सब पहुँच गए और चूँकि सब पहली बार एक-दूसरे से मिल रहे थे, तो एक कमरे में बैठ कर के नाश्ते के बाद सब बहुत सारी बातें कर रहे थे और बातें
करने में पता ही नहीं चला कि कब कौन कमरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं और दरवाज़ा खुला था कमरे का। एक बार ऐसा सुनाई दिया कि नॉक नॉक, मैं अंदर आ सकता हूँ? हम सब सोचने लगे कि इतनी देर तो किसी ने नहीं पूछा और ये अभी अचानक कौन पूछ रहे हैं? और लगभग 2 घंटे से हम बतिया रहे थे। जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ देखा और हम सब स्तब्ध रह गए। एक सौम्य, निश्चल, शांत, स्थिर, तेजवान व्यक्तित्व हमारे सम्मुख मधुर मुस्कान लिए खड़े थे। थोड़ी-सी तेज हँसी के साथ वे कमरे के भीतर प्रविष्ट हुए। हम सभी ने युगल कर, जोड़कर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया शब्दों के माध्यम से और सब हमें कमरे में बैठ गए। और फिर डॉक्टर हरीश रावल साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से हम सबका परिचय लिया और परिचय में मात्र हमसे ही हमारे बारे में बात नहीं की, पूरे परिवार के बारे में जाना, हमारे प्रोफ़ेशन के बारे में जाना। आपके साथ हमें यहाँ दिल्ली में 2 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ में आपकी सहधर्मिणी श्रीमती सुधा नवल जी भी थी। श्रीमती सुधा नवल जी स्वयं एक बहुत अच्छी, उत्कृष्ट साहित्यकार हैं और बहुत अच्छी चित्रकार भी हैं। उनसे मिलना भी हमारे लिए सुखद अनुभव है और बातों ही बातों में हम आदरणीय नवल साहब के साथ, उनकी पत्नी के साथ बहुत घुल-मिल गए और एक परिवार की तरह हो गए और वो जो समय रहा उस समय दिल्ली में अ, आदरणीय नवल साहब के साथ रहने का, हम सबका, ऐसा लग रहा था कि एक इतना बड़ा नाम जो हम सुनते आए थे और हिंदू विश्वविद्यालय में आप प्रोफ़ेसर रहे हैं और देश-विदेश की भी आपने यात्राएँ की हैं। साहित्य जगत में आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपके नाम हैं, आप बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति इतना विद्वान है, इतना ज्ञानवान है, हम उनसे बात कैसे कर पाएँगे? शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएँगे। अ, लेकिन जब उनके साथ हम रहे वहाँ पर, तो देखा कि वे इतने सरल हैं कि उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूर्व में सोचना नहीं पड़ता। सीधे से सहजता से बात हो जाती है। हम जब एक साथ खाने की टेबल पर बैठते थे, हमने लंच, डिनर, नाश्ता 2 दिन में कई बार साथ किया है। सारा ही दिन लगभग हम साथ रहते थे। इस दौरान बीच-बीच में उनके हम संस्मरण सुना करते थे और सुन-सुन कर अभिभूत होते थे और उनके अनुभव की बातें, उनकी थोड़ी ज्ञान की बातें और एक बात बताऊँ डॉक्टर हरीश नवल साहब का जो गला है, उनकी जो वाणी है, बहुत सुंदर है। जैसे ही उनसे हमने आग्रह किया कि एक गीत आपके द्वारा सुना जाए, तो वहाँ खाने की मेज़ पर ही आपने हमारी इस बात को इतनी आसानी से और सहजता से स्वीकार किया कि उन्होंने शुरुआत कर दी खाने की मेज़ पर अपने हाथ की थाप देते हुए और ये एक बहुत अच्छा लगा उस समय कि गाने की शुरुआत करने से पहले उन्होंने जो उनके साथ उनकी सहधर्मिणी बैठी थी सुधा नवल जी जब हमने उनसे गाने के लिए कहा तो उन्होंने उनकी तरफ ऐसे देखा और जैसे ही उधर से इशारा मिला और हरीश नवल साहब जो है उनका गीत गाना शुरू किया। इतना सुमधुर था और वो जो मेज मेज पर उनके हाथों की थाप जो संगीत
साथ में दे रही थी, वाद्य यंत्र का काम जो कर रही थी वो। और फिर शाम को हमारी एक गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में उनके समक्ष अपनी रचना रखना, उनकी रचनाएँ सुनना, सुधा नवल जी की रचनाएँ सुनना, बहुत-बहुत अद्वितीय अनुभव रहा वो। और दूसरे दिन जो हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम था, उस दिन उनका जो पूरा हमारे साथ में एक सहयोगात्मक रवैया रहा, वैसे ही जैसे हमारे बड़े भ्राता का या हमारे पिताश्री का हम पर हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है। अ, बार-बार बीच-बीच में बहुत मुस्कुराहट के साथ में बात करना और बहुत सरल तरीके से हमें प्रेरित करना, ये जो सारी चीज़ें उनकी रहीं, वाक़ई में इन सब ने ये बताया कि विराट व्यक्तित्व कैसा होता है, कि एक व्यक्ति की सूक्ष्मता, लघुता किस प्रकार विशाल हो सकती है। और ये जो विशाल विराट व्यक्तित्व है उनका, वह कितना कितना सौम्य है, कितना निश्चल है। तो उनके साथ जो वो 2 दिवस बीते, वो एक बहुत मधुर, सुमधुर स्मृति के साथ हृदय में और मस्तिष्क में अंकित हैं, जिन्हें कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। और बार-बार चाहेंगे कि आदरणीय हरीश नवल साहब का सानिध्य हमें मिले, आशीर्वाद हमें मिले। और साथ ही साथ आपके जन्म दिवस पर हमारी बहुत-बहुत सारी, ढेर-ढेर सारी जितनी भी शुभ और मंगल कामनाएँ, स्वस्ति कामनाएँ हो सकती है, हम आपको प्रेषित करते हैं। और आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम मैं एक आप ही का एक व्यंग लेख है, उस व्यंग्य लेख को मैं प्रस्तुत करती हूँ, जो इस प्रकार है कि उसका शीर्षक है, आखिर वह करता क्या है? तो देखिए कि कैसे इसको व्यक्त किया है हरीश नवल साहब ने। मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उन्हीं दिनों तोशी मासी यानी मेरी पत्नी की मौसी संतोष पाल हमारे घर आई। वह पहली बार आई थी, अतः पत्नी ने खातिरदारी में कसर न छोड़ी थी। मौसी को पधारे चौथा दिन था। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था और मौसी मेरी पत्नी के साथ बगल वाले कमरे में बतिया रही थी। अचानक मौसी का तेज स्वर बहुत मंदा हो गया। मुझे शेयर बाजार की गिरावट लगी। मैं संभल गया और उनके मंद स्वर को सुनने की कोशिश करने लगा। मौसी की आवाज आई, सुधा, तेरा खसम क्या करता है? मैंने किताब बंद कर दी और उसके बदले में अपने कान पूरे खोल दिए। सुधा ने उत्तर दिया था, क्यों मौसी? मैं समझी नहीं, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बेटा, मौसी की आवाज आई थी, मैंने उसे काम पर जाते हुए नहीं देखा। 4 दिन आए हो गए, लेकिन मैंने उसे तैयार होकर कहीं जाते हुए नहीं देखा। मौसी जी, वह कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं था क्या? तनिक खींच कर पत्नी ने कहा था। लेकिन बेटा, वह तो 3-4 दिनों से कॉलेज गया ही नहीं। क्या उधर हड़ताल है? मौसी ने पूछा। नहीं, हड़ताल नहीं है,
यह छुट्टी पर है। छुट्टी पर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर काम कौन सा कर रहा है? मौसी ने कहा। पत्नी ने उत्तर दिया, मौसी जी, वह पीएचडी कर रहे हैं। मौसी की आवाज आई। पीएचडी की क्या बीमारी लग गई है उसे? मैं आज ही उससे कहती हूँ कि छोड़े यह सब। अरे, जवानी में काम नहीं करेगा तो कब करेगा? काम तो करना ही चाहिए। तुनकते हुए पत्नी की वाणी बिफरी। मौसी, वह बहुत काम करते हैं। पढ़ाने के अलावा कहानी और कविता लिखते हैं। वह रेडियो, टीवी, अखबार के लिए भी लिखते हैं। अरे बेटा, वह लिखे, मैंने कब मना किया है, लेकिन कुछ काम तो किया करें। 4 दिन से देख रही हूं, अपने रूम से बाहर आता है, फ्रिज खोलता है, कुछ खाता है और फिर चाय का ऑर्डर देकर अंदर चला जाता है। न कपड़े बदलता है, न शेव करता है। बिना काम किए लाइफ कैसे चलेगी? तुम उनसे कहो जो भी करे, लेकिन कुछ न कुछ काम भी तो करे। लगभग गुस्से से भरी पत्नी की आवाज आई। मौसी जी, कितनी बार बताऊं कि वह कॉलेज में पढ़ाते हैं। वह इतना। बीच में ही मौसी का ऊंचा स्वर आ गया। अरे बेटा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानती हूं कि वह प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि करे प्रोफेसरी, पर कुछ काम भी तो करे। मैं कई लेक्चरर और प्रोफेसर्स को जानती हूँ जो पढ़ाते भी हैं और काम भी करते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास 2 कारें भी हैं, लेकिन तेरे वाले के पास स्कूटर ही है। एक ने परचून की दुकान खोली हुई है, उसकी तो कोठी भी बन गई है, पूरे 250 गज की। वह मलावी का जमाई है, जो नया नया लेक्चरर हुआ है। वह लॉटरी का काम करता है। सारे इंटेलिजेंट लोग काम करते हैं, बस एक तेरा वाला ही कुछ नहीं करता। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। कल को बच्चों की शादियां भी तो करनी है। तू सोच सुधा, कुछ सोच। वह कुछ भी करे, लेकिन काम जरूर करे। सुधा ने सोचा या नहीं, पर मैंने काम के बारे में सोचते सोचते कान बंद किए और किताब खोली। लेकिन उसके हर पृष्ठ में यही प्रश्न लिखा पाया, तुम करते क्या हो? तुम करते क्या हो? तो देखिए, एक इस प्रकार की हास्य व्यंग्य की लेखनी थी आदरणीय हरीश नवल साहब की। और मैं इसी के साथ पुनः नवल साहब को 75वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आपके सदैव स्वस्थ एवं चिरायु रखने की मंगल कामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।